नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं स्वरूप पांडे फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीसीएस पाठशाला पर आपका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज आइए कॉपी पेन लेकर के आपके अपने वही शाम को 6 से 7 के बीच वाला सामान्य हिंदी का सेशन, और सामान्य हिंदी के सेशन के अंतर्गत आप हमारे साथ हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्याकरण विभाग के अंतर्गत दूसरे अध्याय संधि के अंतर्गत आप हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। हम और आप चर्चा कर रहे थे शब्दों के विचार पर। शब्द विचार क्या है, शब्द या पदों में क्या भिन्नता होती है, क्या भेद होता है, इसकी बात हमने कर ली थी। शब्दों के सारे प्रकारों पर बात कर ली थी। अगर बात करें शब्द के चारों प्रकार की, तो शब्द के चारों प्रकार मेरे भाई यही होते हैं: व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार, अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार, अगर बात करते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार, और प्रयोग या व्याकरण के आधार पर शब्दों के प्रकार। इस पर हमने विधिवत चर्चा कर ली थी। अब आ जाते हैं, आज हम फिर से हमने इस पर विधिवत चर्चा करने का मतलब हमने ऊपर इसके बारे में सीखा, कौन कौन से प्रकार होते हैं इसको सीखा। और कल की क्लासेस में हमने 2 प्रकारों पर विधिवत चर्चा की थी। जैसे पहला है आपका व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार, और दूसरा आपका है अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। और अगर हम तीसरे प्रकार की बात करते हैं तो रचना या बनावट के आधार पर आपसे हमारी थोड़ी सी बातचीत हो चुकी थी। अगर बात करते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार की, फिर से हमने कहा था इस टॉपिक को जिसने भी ठीक से ना समझा हो, आज हम फिर से यहीं से रीस्टार्ट करेंगे। और कल आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया, किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करी कि सर कहीं से हमको प्रॉब्लम हो रही। ठीक, कोई भी शिकायत नहीं है। फिर भी हम इस टॉपिक को रीस्टार्ट करेंगे, यहीं से हम शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार। ठीक है, और यहीं से हम अपनी शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन जुल्मों से था हमारा। जय हिंद। आ जाइए मेरे भाई, कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ जुड़ जाइए। हमने बताया था रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा राइट डाउन कर लीजिएगा। पहला प्रकार है मेरे भाई आपका है रूढ़ शब्द। क्या होता है? रूढ़ शब्द। अगर बात करते हैं दूसरे प्रकार की बात करते हैं तो यौगिक शब्द। इसके बाद अगर बात करते हैं तीसरा प्रकार हमारा हो जाता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब तीनों प्रकारों पे हमने 2 प्रकार की विधिवत चर्चा की थी, थोड़ी सी, लेकिन आपको दूसरे प्रकार को बताने के बाद भी हमारे मन में संतुष्टि का भाव नहीं आया। हमको लगा कि अभी कुछ और चीजें बतानी बाकी रह गई हैं। इस वजह से हम तीनों प्रकार पर विधिवत फिर से चर्चा करेंगे। अगर बात करते हैं रूढ़ शब्द के बारे में हमने बताया था कि रूढ़ का मतलब क्या होता है? टूटना। रूढ़ का मतलब क्या होता है? ना टूटना, जो ना टूटे या टूटे भी तो उसका कोई मकसद या मतलब ना रह जाए, यानी ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड नहीं हो सकता। खंड होने के बाद अगर उसका कोई अर्थ नहीं होता है तो उसी को कहते हैं रूढ़ शब्द। इसके बारे में हमने बात कर ली थी। अगर बात करते हैं अब योग रूढ़ शब्द की, हमने दूसरी चर्चा करी थी। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, योग रूढ़ शब्द को समझने से पहले जब तक आप यौगिक शब्द को नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको योग रूढ़ शब्द समझ में आएगा नहीं। क्योंकि रूढ़ जान लिया, यौगिक जानेंगे तभी तो मिलाकर के योग रूढ़ बनेगा। यौगिक प्लस रूढ़ क्या बनता है? योग रूढ़। तो पहले आप रूढ़ शब्द को जान चुके हैं। अगर बात करते हैं रूढ़ के बाद यौगिक शब्द को जान लीजिए, अपने आप सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर बात करते हैं इस शब्द को जान लीजिए, यौगिक शब्द को, सारी बातें क्लियर हो जानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं यौगिक शब्द की। अगर रूढ़ शब्द के बाद बात करेंगे किसकी? यौगिक शब्द की। तो ध्यान से समझिए मेरे भाई, ध्यान से सुनिए। दुनिया का हर टीचर अच्छा होता है, दुनिया का हर स्टूडेंट अच्छा होता है, मेरा ये मानना है और आपका क्या मानना है आप समझिए।
अगर दुनिया का कोई भी स्टूडेंट दुनिया के किसी भी टीचर को ध्यान से बॉडी की अदर एक्टिविटीज किए बिना ध्यान से सुनता है तो टीचर की हर एक बात दुनिया के हर एक स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आएगी। और कॉपी पेन लेकर के अगर बैठे हैं तो इस बात को जरूर लिख लेना, मैंने क्या बात बताई भाई। अच्छा, यौगिक शब्द की बात करते हैं तो यौगिक शब्द कहलाता है जिसके टुकड़े हो सकते हैं। यौगिक का शब्द का तात्पर्य ही क्या होता है? यौगिक का मतलब जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, यानी ये दो सार्थक खंडों से मिलकर के जुड़ा होगा, या कम से कम एक खंड इसका क्या होना चाहिए? एक खंड सार्थक होना चाहिए। और जब ये दोनों खंड जुड़ जाएंगे, रूढ़ और सार्थक खंड, तो ये बन जाएगा आपका यौगिक शब्द। क्योंकि इनके टुकड़े हो सकते हैं। जब खंड हो सकते हैं इसका मतलब वो दो खंड मिलकर के ही तो जुड़े रहे होंगे पहले, तो खंड हो सकते हैं। और कहा जाता है रूढ़ शब्दों में क्या होता है? खंड होते हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन यौगिक शब्दों में खंड होते हैं तो इनका अलग अलग अर्थ भी होता है, या कम से कम एक खंड तो सार्थक अर्थ रखता ही है। ठीक, तो लिख लीजिए इसके बारे में ये बात लिख लीजिए मेरे भैया। यौगिक शब्द के बारे में एक बात लिख लीजिए। यौगिक शब्द तो ऐसे शब्द जिनके कम से कम एक खंड है, जिनका लिख लीजिएगा, जिनके नहीं जिनका लिखिएगा मेरे भाई। जिनका कम से कम एक खंड सार्थक होता है भैया। क्या होता है? सार्थक होता है, सार्थक होता है, सार्थक होता है। कम से कम एक खंड सार्थक होता है भैया। अगर बात करें कम से कम एक खंड सार्थक होता है तो आप कहोगे इसके एग्जाम्पल दीजिए, तो जैसे लिख लीजिए, जैसे राज्यपाल, जैसे राज्य तो कैसा शब्द है? राज्य का ऐसा शब्द है, ये राज्य का मतलब होता है राजपाट वाला। अगर बात करें राज्य और पाल को अलग अलग कर दिया है, राज्य को पालने वाला क्या कहलाएगा? राज्यपाल कहलाता है मेरे भैया, राज्यपाल कहलाता है। ठीक, अगर बात करते हैं, अगला देखिएगा, अगर बात करें राजधानी, अनुकरण, जरा देखिए एक बार, दिखाई दे रहा है कि नहीं भैया? अनुकरण दिखाई दे रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक, अब देख लीजिए, अनुकरण के बाद लिखिएगा, अगला एग्जाम्पल मेरे भैया। अनुकरण के बाद लिख लीजिए, अनुकरण के बाद लिखिए सेनापति, भाग्यवान, जनपद, सपरिवार। सेनापति, सपरिवार, भाग्यवान आदि ये शब्द हैं। और एक शब्द भी लिख लीजिए, सेनापति हो गया। ठीक, अगर बात करते हैं ये सारे के सारे शब्द ऐसे हैं, इनके खंड हो सकते हैं और कम से कम एक खंड का सार्थक अर्थ होता है, और नहीं कभी कभी तो दोनों खंडों का सार्थक होता है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया विद्यालय, और हम अगर इसका खंड कर दें तो क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा? विद्याधन आलय। और दोनों खंडों का अलग अलग अर्थ निकलता है। विद्या का मतलब होता है ज्ञान, और आलय का मतलब होता है घर, यानी विद्या का घर या विद्या का मंदिर। अगर बात करते हैं अगले प्रकार की, अगर बात आपको ये समझ में आ गई हो मेरे भाई, बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे शब्द जिनका कम से कम एक खंड सार्थक अर्थ होता है, एक खंड सार्थक अर्थ होता है। ठीक, सार्थक अर्थ वाला होता है, तो ये क्या है आपका?
यही आपके हो गए भाग्यवान, राजधानी, राज्यपाल, अनुकरण, सेनापति, सपरिवार। यानी अगर परिवार और सा का अगर हम खंड कर देते हैं तो सा हो जाएगा आपका सहित। अब परिवार माने परिवार, परिवार रूढ़ शब्द है और इसका मतलब होता है सहित। अगर राजधानी की बात करते हैं तो राज्य और धानी, इसको जोड़ करके बनाया तो धानी शब्द का तो कोई अर्थ नहीं, लेकिन राज का मतलब है, राज्य का मतलब और पाल दोनों का मतलब है। अनु का मतलब है पीछे, कर्ण माने करना, पीछा करना, पीछे चलना, किसी की बात को मानना, वही क्या है अनुकरण। अगर बात करते हैं अगले प्रकार की, अब बात करेंगे किसकी, रूढ़ शब्द की, योग रूढ़ शब्द की। योग रूढ़ शब्द हेडिंग डाल दीजिए भैया, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक, योग रूढ़ शब्द। अगर बात करते हैं योग रूढ़ की बात करते हैं तो योग रूढ़ शब्द क्या होना चाहिए आपका। अब जैसे हमने क्या बताया, यौगिक प्लस रूढ़, यौगिक प्लस रूढ़। अब जरा बताइएगा कि हम बात करते हैं यौगिक शब्द की, और यौगिक शब्द की अगर बात कर रहे हैं, यौगिक का मतलब क्या है, जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, ठीक। और रूढ़ भी है, यानी जब दो रूढ़ शब्द जुड़े रहते हैं और उनका मतलब क्या होता है, उनका क्या मतलब होता है। अगर जैसे बात करें जैसे निशाचर, अगर बात करते हैं जैसे निशाचर, तो दो शब्द ऐसे हों जो यौगिक तो हों लेकिन कैसे हों, रूढ़ विशिष्ट अर्थ रखने वाले हों। जैसे निशाचर, अगर बात करते हैं निशाचर, यानी रात्रि में, चर माने चलने वाला, निशा माने रात्रि, रात्रि में चलने वाला, उसी को कहते हैं राक्षस। क्या कह सकते हैं, राक्षस। तो यानी यही कहने का मतलब, जो दोनों का क्या हो, योग तो हो, यौगिक तो हो लेकिन कैसे हो, रूढ़ शब्द। तो इसकी परिभाषा लिख लेना मेरे भाई, परिभाषा लिख लेना। परिभाषा लिख लेना, जिन शब्दों की रचना यौगिक शब्दों की तरह होती है, जिन शब्दों की रचना यौगिक शब्दों की तरह होती है, जिन शब्दों की रचना यौगिक शब्दों की तरह होती है, यौगिक शब्दों की तरह होती है, किंतु अर्थ रूढ़ रखते हैं, किंतु रूढ़ या विशिष्ट अर्थ रखते हैं, रूढ़ या विशिष्ट अर्थ रखते हैं, वही क्या कहलाएगी, आपकी बात कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, यौगिक रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों की तरह होती है किंतु जुड़े होते हैं, किंतु विशिष्ट अर्थ रखते हैं या रूढ़ अर्थ रखते हैं। अब जरा देखिए, जैसे एग्जाम्पल अभी हमने बताया, उदाहरण की बात करते हैं मेरे भैया, तो लिख लेना, क्या लिखेंगे, निशाचर। अगला एग्जाम्पल लिखिएगा, निशाचर के बाद अगर बात करते हैं, निशाचर के बाद की बात करते हैं, चारपाई पंकज गांधी, 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 ठीक मेरे भाई, चारपाई पंकज गांधी, यानी चारपाई विशिष्ट अर्थ क्या है, खाट की बात कर रहा है। पंकज माने पंक माने कीचड़ और ज माने जन्म लेने वाला, पंकज, इसी को क्या कहेंगे, पानी, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, यानी विशिष्ट अर्थ इसका क्या निकल रहा है, कमल। और गांधी यानी गांधी शब्द का अर्थ, विशिष्ट अर्थ क्या है, महात्मा गांधी के लिए, इसी के लिए महात्मा गांधी के वंश में पैदा होने वाला, वही क्या कहलाएगा, निशाचर माने रात्रि में चलने वाला, क्या कहलाएगा, राक्षस।
ठीक है। तो उसी को कहते हैं गांधी, जो गांधी के परिवार में पैदा हुआ हो, जो कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में खिला हो। अगर 4 पैर वाला है तो खाट की बात इशारा कर रहा है, तो तीसरे अर्थ की तरफ इशारा करता है, एक विशिष्ट अर्थ देता है, और इसी को क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये बात आप लोगों को आज समझ में आ गई हो। अगर बात करें अगले प्रकार की, शब्द के अगले प्रकार की बात करते हैं, तो आपका अगला प्रकार आता है, अगला प्रकार आता है कौन सा? शब्द का अगला प्रकार आएगा व्याकरण या प्रयोग के आधार पर। तो लिख लीजिएगा अगले प्रकार की तरफ बात करते हैं, व्याकरण या प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। व्याकरण या प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। व्याकरण या प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। ठीक, व्याकरण या प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। तो आप कहोगे ये कौन कौन से होते हैं भाई? आप कहोगे ये कौन कौन से होते हैं सर जी? तो पहला होता है आपका, क्या होता है? विकारी। क्या होता है? विकारी। और दूसरा क्या होता है? अविकारी। ठीक, एक्चुअली में ये विकारी और अविकारी शब्द के साथ साथ पद भी होते हैं। शब्द तो होते ही हैं, पद भी होते हैं। हमने क्या बताया था? पद क्या होते हैं? जब शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वही शब्द क्या कहलाने लगते हैं? पद कहलाने लगते हैं। और ये अविकारी और विकारी शब्द क्या होते हैं? तो हम एक एक की विधिवत चर्चा करते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, पहले इतना नोट कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं, आगे की बात करते हैं। अगर आपने इतना नोट कर लिया तो हम आगे की बात करते हैं। पहले लिखिएगा क्या होना चाहिए। अब विकारी शब्द की बात करते हैं, विकारी शब्द की। तो पहले विकारी शब्द की बात कर लेते हैं, विकारी शब्द। तो लिख लीजिए, ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तित हो जाए, जिनके रूप में लिंग वचन या कारक के आधार पर क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। तो लिख लीजिए, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन या कारक आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। आधार पर परिवर्तन हो जाए मेरे भाई, यही क्या कहलाएगा? ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक, कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्द है? लिंग वचन कारक आदि के आधार पर इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। यही क्या कहलाएंगे? यही कहलाएंगे आपके विकारी पद। इसको जरूर लिख लीजिए। इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए संज्ञा, लिंग वचन। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा, जैसे लड़का की बात करते हैं, ठीक, लड़का की बात करते हैं, लड़का है, अगर लिंग में परिवर्तन करना चाहे तो लड़की बन जाएगा। इस शब्द के रूप में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बड़ी ई की मात्रा लगा दी। किसके आधार पर परिवर्तन हो रहा भैया? लिंग के आधार पर। अगर हम बात करें इसके वचन के आधार पर परिवर्तन इसमें कर सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं। जरा देखिएगा क्या कहेंगे, लड़के और लड़के हैं तो क्या वचन के आधार पर इनमें परिवर्तन हो रहा है। वचन के आधार पर परिवर्तन हो रहा है, यानी बहुवचन, एक वचन था तो लड़का था और बहुवचन बन गया तो क्या बन गया? लड़के। अब शब्द के ऊपर प्रभाव पड़ा, शब्द के रूप में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए ये लड़का होता क्या है? लड़का क्या होता है? होता है संज्ञा, ठीक, संज्ञा। इसका मतलब संज्ञा एक प्रकार का विकारी पद है, ठीक। इतनी बातें पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे एग्जांपल्स की बात करते हैं। एक एग्जांपल तो लड़का वाला हो गया, संज्ञा, ठीक। इस एग्जांपल को आप ऐसे नोट करिएगा, बस इतनी बातें नोट कर लीजिए ऊपर की इतनी,
कि लिंग वचन कारक आदि के आधार पर जिसके रूप में परिवर्तन होता है विकारी शब्द होते हैं। अब नीचे की चीजें मैं नोट करवाता हूं अभी दूसरे तरीके से, इसको लिख लीजिएगा। अगर बात करें एग्जाम्पल की तो उदाहरण में लिख लीजिए, उदाहरण में ऐसे लिखिएगा विधिवत, यहाँ लिखिएगा संज्ञा, क्या लिखिएगा संज्ञा, और संज्ञा में लिख लीजिएगा लड़का ना, और लड़का में परिवर्तन कर दीजिए, क्या बनेगा लड़के बन जाएगा। ये क्या है लड़के, ये वचन में परिवर्तन है। अगर बात करें ये वचन में परिवर्तन है, ये वचन में परिवर्तन हो गया लड़के, ठीक लड़के, ये किसके आधार पर वचन के आधार पर परिवर्तन। अगर हम बता दें यहाँ लड़की लिख दिए हम, तो लड़की किसके आधार पर परिवर्तन, तो लिख लीजिएगा लिंग के आधार पर परिवर्तन, तो लिख लीजिए, ये बातें नोट कर लीजिए। और अगर बात करते हैं, ठीक अगर बात करते हैं सर्वनाम, सर्वनाम सर्वनाम की बात करते हैं, और एक सर्वनाम लेते हैं, सर्वनाम लेते हैं वह, ठीक, और वह के रूप में परिवर्तन कैसे, कारक के आधार पर देखिएगा, कारक के आधार पर ने लगा दिया तो उसने हो गया, ने कारक आया, कारक के आधार पर परिवर्तन चल रहा है निर्भया, इसको समझिएगा। वह में हमने ने लगा दिया, उसने हो गया, से लगा दिया, उससे हो गया, ठीक, का लगा दिया, क्या लगाया कौन सा कारक, हमने यहाँ ने कारक लगाया तो उसने हो गया, से कारक लगाया तो क्या बन गया उससे हो गया। अगर हम उसमें का कारक लगा दें, क्या लगा दें का कारक लगा दें तो क्या बन जाएगा उसका हो जाएगा, ठीक, बात समझ में आई, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर बात करते हैं विशेषण, विशेषण की बात करते हैं, एग्जाम्पल नोट करते चलना मेरे भैया, विशेषण की बात करते हैं। विशेषण अगर हमने लगाया लिखा है काला, और काला में हमको परिवर्तन करना है, क्या विशेषण में परिवर्तन करना है, और क्या लगा दिया लिंग में परिवर्तन कर दिया, लड़का काला है ये पुल्लिंग है, और हमने जब स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया तो क्या बन गया काली। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन, तो ये लिंग के परिवर्तन के आधार पर इसमें परिवर्तन समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भैया, इसको नोट कर लेना, इसको राइट डाउन कर लेना। ये सारे एग्जांपल्स, संज्ञा वाला, ये कौन सा संज्ञा वाला, सर्वनाम वाला, विशेषण वाला। फिर हम बात करते हैं क्रिया विशेषण की, क्रिया विशेषण की बात करते हैं, या क्रिया की बात करते हैं, सॉरी क्रिया विशेषण नहीं, विशेषण। देखिए चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की बात कर लेते हैं। क्रिया की बात कर लेते, इतनी बातें समझ में आ गई हो तो इसको नोट कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करते हैं किसकी, क्रिया की, क्रिया। और क्रिया में परिवर्तन जरा देखिएगा, क्रिया में परिवर्तन जरा देखिएगा कि पढ़ता पढ़ती, पढ़ता पढ़ती, पढ़ता और पढ़ता क्या है लिंग के आधार पर अगर हम परिवर्तित कर दें तो क्या हो जाएगा पढ़ती, ठीक, बात समझ में। अगर हम इसी में अगर करें वचन के आधार पर परिवर्तन कर दें, वचन के आधार पर, तो पढ़ते हो जाएगा, ठीक, इतनी बातें समझ में आई। तो पढ़ता यानी पढ़ना क्रिया है, और क्रिया में हमने क्या कर दिया लिंग में परिवर्तन किया तो पढ़ती हो गया, और वचन में परिवर्तन किया तो पढ़ते हो गया। ये बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बातें समझ में आई। तो ये बात आपको आज क्लियर हो गई होगी कि लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर जब किसी शब्द के रूप में परिवर्तन होता है तो वही क्या कहलाएगा आपका, वही आपका विकारी पद कहलाता है, विकारी शब्द कहलाता है। अगर अविकारी की बात करते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अविकारी शब्द बात करते हैं अविकारी पदों की। अविकारी पदों की अगर बात करें, हमने जाना कि विकारी पदों में क्या होता है, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे अविकारी पदों की, अविकारी पदों की, तो ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई
परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो यानी आपको ये चीजें पता चल गई कि ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग किसके आधार पर, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जैसे हम अगर बात करें, आपको मैंने 4 बातें बताई थी। विकारी पदों के अंतर्गत मूलतः कौन कौन से आ रहे थे आपके, विकारी के अंतर्गत कौन कौन से थे भैया, विकारी कौन कौन से थे, तो जरा एक बार फिर से देख लीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब अगर हम बात करते हैं विशेषण, अब हम बात करते हैं, ये 4 हैं आपके। हम जानते हैं अंग्रेजी में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसको हिंदी में हम शब्दभेद कहा करते हैं, शब्दभेद कहा करते हैं मेरे भाई, ये हिंदी में शब्दभेद होते हैं। ये भी हिंदी में आ जाएंगे तो क्या 8 से 10 हो जाएंगे क्या, नहीं 8 ही तो रहेंगे, 8 ही तो होंगे। बस केवल क्या है हम इनका हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो हिंदी में ये 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। एक होता है विकारी पद, विकारी शब्द, और दूसरा होता है अविकारी। यानी शुरुआत के 4 संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 तो आएंगे आपके विकारी में, और बाकी के जो 4 होंगे जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, वो आएंगे किसमें, अविकारी पद में। और इन्हें ही अव्यय कहा जाता है मेरे भैया। क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। इन्हें ही अव्यय कहते हैं, इन्हें ही अव्यय कहते हैं। ठीक मेरे भाई, अगर बात करते हैं, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, इतनी बातें आज आपको समझ में आ गई कि लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर अगर परिवर्तन होता है किसी शब्द के स्वरूप में या रूप में, तो वो आपका विकारी पद, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता वही अविकारी पद होता है, और अविकारी पद को ही अव्यय कहा जाता है। तो ये कौन कौन से होंगे, अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा है तो क्रिया विशेषण। ठीक, अगर बात करते हैं क्रिया विशेषण के बाद संबंध बोधक अव्यय। फिर अगर बात करें अगला कौन सा है भैया, तो देखिएगा समुच्चय बोधक अव्यय। अगर अब हम बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय की बात, अगर चौथे की बात करेंगे कौन सा होगा आपका, 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा हो गया, चौथा देखिएगा आखिरी, ये होगा आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। अब जरा एग्जाम्पल्स इसके देख लीजिए मेरे भैया, ये शब्द कौन कौन से हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे अगर बात करें आपका होता है अव्यय। अगर हम बात करते हैं आपका अव्यय कौन कौन सा होता है, तो कब, कहाँ, अब, शीघ्र, पर। कब, कहाँ, अब, शीघ्र, पर। कब, कहाँ, अब, शीघ्र, पर, है ना। यही क्या है, यही सब क्या है आपकी क्या है, ये सब क्रिया विशेषण है। कब, कहाँ, अब, शीघ्र, पर क्या है आपका, यही आपका क्या है, संबंध बोधक अव्यय है, पर, है ना। अगर बात करते हैं और नहीं लेकिन वाह, अरे, आदि, है ना, और नहीं लेकिन वाह, अरे, ये आदि शब्द क्या है, ये आदि शब्द ही आपके क्या है, अविकारी पद हैं, अविकारी शब्द हैं। ठीक, अगर बात करते हैं यही क्या है आपके अविकारी शब्द हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं हमने क्या क्या सीखा, हमने अगर सीखा मोटा तो सीखा वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अगर बात करते हैं हमने क्या सीखा, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और शब्द के
और पद में क्या अंतर है, शब्द के और पद के अर्थ में क्या भिन्नता है, क्या इसके तात्पर्य में क्या अंतर है। अगर बात करें शब्द कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के शब्द के किस प्रकार में, यानी किस प्रकार में हमारी संधि हमको मिलेगी, हम इस संधि चैप्टर को पढ़ने से पहले सीख चुके हैं। सब आप आज जान लीजिए, ये चीज हमने सीख ली, हमको पता चल चुका है हमको ये चीज कि हमारी संधि हमको कहाँ मिलेगी, हमारी संधि हमको कहाँ मिलेगी मेरे भैया। तो कहाँ मिलने वाली है संधि, हमारी मिलेगी हमको यौगिक शब्दों में। किसमें, यौगिक शब्दों में, यानी जितने भी संधि होती हैं यानी यौगिक शब्दों में। यौगिक शब्द का मतलब भी होता है जुड़ना, यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो जाएगा वही क्या कहलाएगा, संधि। तो आज अभी हम तुरंत अपने संधि टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं, संधि टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं भैया। लिख लीजिए हेडिंग संधि, लिख लीजिए हेडिंग संधि, संधि। और संधि के बारे में, संधि के बारे में अगर बात करें, संधि की परिभाषा की बात करें तो संधि की परिभाषा लिखिए, संधि की परिभाषा लिखिए क्या होती है, संधि की परिभाषा लिख लीजिए। तो परिभाषा लिखने से पहले इसको समझ तो लीजिए होता क्या है। देखिए, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कुछ लोगों ने जाना होगा कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, बस इतना जानते हैं। नहीं, अरे भैया कौन कौन से दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, कौन कौन से दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो जान लीजिए दो वर्णों के मेल को संधि किसको कहते हैं, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी अगर पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये आपके निकटवर्ती वर्ण होंगे। ऐसे नहीं कि कोई भी वर्ण, है ना, कोई भी शब्द का कोई भी वर्ण उठा करके चिपका दिया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों संधि हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से और उस वर्ण में होने वाला जो परिवर्तन है वही क्या कहलाएगा, जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है वही संधि कहलाती है। तो इसको नोट कर लीजिए मेरे भाई, इसको लिख लीजिए, अपनी कॉपी पे राइट डाउन करिए तुरंत। देखिए मेरे साथ साथ, जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, निकटवर्ती वर्णों के मेल से विकार अथवा परिवर्तन होता है, विकार अथवा परिवर्तन होता है। अब आप कहोगे जी विकार अथवा परिवर्तन, अरे कुछ न कुछ घटेगा या तो कुछ न कुछ बढ़ेगा, ठीक। तो विकार इसी को कहते हैं, विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो परिवर्तन होता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही संधि कहते हैं, उसे ही संधि कहते हैं। अगर बात करें संधि कहते हैं, अगर बात करते हैं संधि, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, लेकिन इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा कि कैसे दो निकटवर्ती वर्ण कैसे। तो लिख लेना, पहले शब्द का या पहले पद का, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा संधि, ठीक। इस चीज को जरूर नोट कर लेना, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यही आपका क्या है भैया, संधि कहलाता है, यही हमारी संधि कहलाता है। इस चीज को जरूर राइट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से, ठीक। इस बात को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम जानते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं जिसको हमें सीखना है। तो लिख लीजिए संधि के प्रकार, संधि के
प्रकार, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। तो हेडिंग में लिख लीजिएगा संधि के प्रकार, और इसे ग्राफ के रूप में 3 रूपों में लिख लीजिए। 3 संधियां होती हैं, मूलतः संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 ही प्रकार होते हैं। तो लिख लीजिए स्वर संधि, स्वर संधि, हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत इतनी संधियों को रखा गया है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और इसके बाद लिख लीजिएगा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। पहले इसको नोट कर लीजिए मेरे भाई। आप देखोगे कि हम लोग हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को, एक एक अवधारणा को विधिवत उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले इसको नोट कर लीजिए, ग्राफ बना लीजिए, और इसके बाद सबसे पहले बीचों बीच कॉपी में शीर्षक लिखिएगा स्वर संधि। क्या लिखिएगा? स्वर संधि। इसको मिटा दिया जाए भैया, इसको मिटा दिया जाए, तो इसको लिख लीजिएगा स्वर संधि। हेडिंग डालिएगा संधि के प्रकार में, सबसे पहले लिखिएगा स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक है। अब ये देखा जाता है जब 2 शब्दों के निकटवर्ती वर्ण, स्वरों, दोनों के क्या हो? निकटवर्ती वर्ण स्वर हो, यानी पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों निकटवर्ती वर्ण हैं, और दोनों क्या हो? स्वर हो हमारे, और दोनों स्वर हो, और इनके मेल से जो विकार या परिवर्तन होगा, किसमें होगा? अब ये विकार या परिवर्तन स्वरों में होगा, उन स्वरों में होगा। ठीक, तो लिख लीजिए स्वर संधि की परिभाषा। जब दो निकटवर्ती स्वरों के मेल से, जब 2 निकटवर्ती, लिखते चलिए मेरे भाई, लिखते चलिएगा, निकटवर्ती स्वरों के मेल से, स्वरों के मेल से कोई विकार, स्वरों के मेल से, स्वरों में जरूर लिख लीजिए, स्वरों में जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है मेरे भाई, परिवर्तन उत्पन्न होता है, क्या कहलाएगा? यही स्वर संधि कहलाती है, यही स्वर संधि कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। ठीक। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता है कि पाणिनि के माहेश्वरी सूत्र क्या होते हैं? पाणिनि के माहेश्वरी सूत्र। अच्छा, कुछ चीजें अगर हम अवधारणात्मक तरीके से चले, जैसे संस्कृत वगैरह सीखने के लिए हमें संस्कृत में संधि सीखना रहता है, टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी के लिए, तो वहां पर हम संधि हम एकदम पाणिनि के माहेश्वरी सूत्र, आयुण, ऋण, यौंग, यौ, छाय, व्रट, लड, यंग, मणनम, जबई, गर्दश, जब, गर्दश, खपचड़, चढ़तोक, सरहद, यानी इन 14 माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से जब हम संधि सीख रहे होते हैं, तो वहां पर हम फंडामेंटल नियम का प्रयोग कर रहे होते हैं, एक आधारभूत अवधारणा का प्रयोग कर रहे होते हैं। ये आधारभूत अवधारणा हमारे लिए जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी दोस्तों ट्रिक भी है। और ट्रिक, आजकल जमाना क्या है दोस्तों, जानते हैं? कहते हैं वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है। लेकिन जमाना टेक्निकल हो गया मेरे भाई, जमाना टेक्निकल हो गया है, और हमको अब क्या अप्लाई करना है? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, बगल से निकल चलो ना। जमाना टेक्निकल हो चुका है। अब हमको पहाड़ से टकराने की जरूरत क्या है? हमको पहाड़ से टकराने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रिकी माध्यम से चलेंगे। हाँ, उन सूत्रों को जरूर लिख लेंगे जो हमारे दीर्घ संधि
यानी स्वर संधि के प्रकार, यानी स्वर दीर्घ स्वर संधि, आपके गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ये पांचों प्रकारों के लिए सूत्र बनाए गए हैं। हो सकता है परीक्षा में आपके इस दृष्टिकोण से प्रश्न पूछ ले कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है, उसको हम जरूर नोट करवाते चलेंगे। लेकिन आप लोग उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इतर सोचिए, उस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग सोचिए और एक नए ट्रिकी मेथड से, एक नए तरीके से अपनी संधि को पूर्ण करिए। और ये सारी विषय, संधि हो, समास हो, रस हो, छंद हो, अलंकार हो, ये सारे टॉपिक्स, ये सारे बिंदु केवल और केवल अवधारणा क्लियर करने के साथ साथ, अवधारणा को समझने के साथ साथ इस पर जैसे मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करी जाती है मेरे भाई, अभ्यास, सतत अभ्यास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, और आप सतत अभ्यास करते हुए आगे बढ़िए ताकि आपकी वो अवधारणा आपसे कभी छूटे न पाए और वो कभी भूले ना। ठीक है, अगर बात करते हैं, ठीक है, आगे लिख लीजिएगा, हम लिखते हैं स्वर संधि के प्रकार। ठीक, हेडिंग लिखिएगा स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार। ठीक है, अब लिखिए इसमें स्वर संधि के प्रकार में पहला प्रकार लिख लीजिएगा। पहला प्रकार आपका होता है पहला वाला दीर्घ स्वर संधि। भाई सरनेम जरूर लिखना, नहीं बुरा लग जाएगा, स्वर संधि को बुरा लग जाएगा, लिख लेना दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अगर बात करते हैं दूसरा प्रकार तो लिख लीजिएगा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। अगर बात करते हैं गुण स्वर संधि के बाद अगर हमारे अंदर गुण आ गया भैया तो वृद्धि तो होनी ही है, तो वृद्धि स्वर संधि। ठीक, इसके बाद यण स्वर संधि। और आखिरी प्रकार है, आखिरी प्रकार लिख लेना मेरे भाई, नीचे करके लिख दे रहे हैं, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक, और हम एक एक संधि को विधिवत सीखते चलेंगे, स्वर संधि के एक एक प्रकार को विधिवत सीखते चलेंगे। पहले सबसे पहले हम सीख रहे हैं स्वर संधि, तो सबसे पहले आप आइए पहले नंबर की यानी दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं। दीर्घ स्वर संधि में क्या है आपका, देखिएगा दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं इसको जरा देख लीजिए ध्यान से। क्या है दीर्घ स्वर संधि, है ना, दीर्घ स्वर संधि। अगर बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि, इसके सूत्र की बात हम कर रहे थे भैया, इसके सूत्र की बात कर रहे थे। और ध्यान देने वाली बात है, सूत्र तो लिखवाते चलेंगे लेकिन हम सूत्र के माध्यम से अपनी संधि को ना सीखते हुए ट्रिकी माध्यम से संधि को लेकर चलते हैं। अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र को लिख लीजिए। हो सकता है परीक्षा में पूछ दे कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र बताइए, तो अकः सवर्णे दीर्घ ये सूत्र है इसका, इसको नोट कर लेना मेरे भाई। लेकिन हमको सूत्र से कोई भी लेना देना नहीं है, हमको केवल और केवल ट्रिकी माध्यम से स्वर संधि को सीखना है। जरा देखते हैं कैसे। अगर हम बात करते हैं, याद करिए दीर्घ स्वर लिखा है, अगर बात करें दीर्घ स्वर की तो आपको याद आना चाहिए कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ये तीन दीर्घ स्वर हैं और इसी को मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है।
और इसी को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त दीर्घ स्वर, सॉरी सजातीय दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल दीर्घ, इन्हीं को क्या कहा जाता है? याद करिए भैया, हमने वर्णमाला में सीखा है, इन्हीं को मूल दीर्घ कहा जाता है अथवा सजातीय दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक, दीर्घ स्वर। सारा खेल यहीं पर टिका है, सारा खेल हमारा इसी पर टिका है भैया, इसी पर टिका है। बड़ा आ, बड़ा उ, बड़ी ई, है ना, मूल दीर्घ पर। तो अगर बात करें इसको मूल दीर्घ क्यों कहते हैं? कहते हैं कि सजातीय शब्द से उठाते हैं इसकी परिभाषा। कहते हैं कि सजातीय, स माने समान, जातीय माने जाति के, समान जाति के वर्ण के बाद समान जाति का वर्ण आ जाता है तो वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। और किसमें होता है? दीर्घ में। इसलिए इस संधि का नाम क्या पड़ा? दीर्घ स्वर संधि। और आता क्या है? स्वर आता है, समान जाति के स्वर के बाद स्वर आता है, इसलिए नाम पड़ा दीर्घ स्वर संधि। तो इसको लिख लीजिए किस तरीके से ये आते हैं, किस तरीके से इनका निर्माण होता है। तो समान जाति के स्वर के बाद समान जाति का स्वर आता है तो दीर्घ स्वर संधि का निर्माण होता है। किस तरीके से? जरा देखिएगा, अगर छोटा आ के बाद समान जाति का स्वर क्या होगा? छोटा आ। इसके बाद अगर बड़ा आ बन जाए तो यही दीर्घ में परिवर्तित हो रहा है, इसी को कहेंगे स्वर संधि, है ना, दीर्घ स्वर संधि। अगर छोटा आ के बाद अगर बड़ा आ जाए तब भी क्या भैया? बड़ा आ। ठीक, अगर बड़ा आ के बाद अगर छोटा आ जाए तब भी क्या भैया? बड़ा आ। और बड़ा आ के बाद अगर बड़ा आ जाता है तब भी क्या बनेगा? बड़ा आ। ठीक, इसी तरीके से हम ई को भी देखते हैं। छोटी ई के बाद छोटी ई कितनी क्या बन गई भैया? बड़ी ई। अगर छोटी ई के बाद बड़ी ई आ गई तब भी क्या बन गई भैया? बड़ी ई। बड़ी ई के बाद छोटी ई बन गई तब भी क्या बन गई भैया? बड़ी ई। और बड़ी ई के बाद बड़ी ई आ गई तब भी क्या बनेगी? बड़ी ई। यानी छोटा आ के बाद छोटा आ, बड़ा आ, बड़ा आ के छोटा आ के बाद बड़ा आ तब भी बड़ा आ, बड़ा आ के बाद समान जाति का छोटा आ, बड़ा आ, और बड़ा आ के बाद बड़ा आ आया तब भी बड़ा आ। इसी तरीके से छोटी ई के बाद छोटी ई आई तो बड़ी ई, छोटी ई के बाद बड़ी ई आई तब भी बड़ी ई, बड़ी ई के बाद छोटी ई आई तब भी बड़ी ई, और बड़ी ई के बाद बड़ी ई आई तब भी बड़ी। अगर बात करते हैं इसी तरीके से छोटा ऊ की, छोटा ऊ से अगर छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आ गया तब क्या? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ आ गया तब भी क्या? बड़ा ऊ। अगर छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आ गया तब भी क्या? बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ आ जाएगा तब भी क्या बन जाएगा भैया? बड़ा ऊ। अब आप कहोगे ये बाद आने का कॉन्सेप्ट क्या है? किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर पहले शब्द का आखिरी स्वर, पहले शब्द का आखिरी स्वर छोटा आ हो और दूसरे शब्द का आखिरी पहला शब्द, दूसरे शब्द का पहला शब्द क्या हो, तो लिख लीजिए इसको यहां पर एरो लगा करके, पहले शब्द का आखिरी स्वर, आखिरी स्वर, ठीक। और यहां ये जो दूसरा वाला आ है ये दूसरे शब्द का पहला स्वर है, ठीक। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर पहले शब्द का आखिरी स्वर छोटा आ और दूसरे शब्द का पहला स्वर छोटा आ हो तो इन दोनों के मेल से जो विकार होगा वो क्या होगा, वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएंगे दोनों जुड़ करके। और यही क्या हमारा है, यही स्वर संधि का कॉन्सेप्ट है। यानी समान जाति के स्वर के बाद, यानी पहले शब्द के आखिरी स्वर के रूप में इसके बाद जो दूसरा स्वर आए वो अगर समान जाति का स्वर आ जाता है। और कौन कौन से समान जाति का स्वर, जो दीर्घ स्वर हैं हमारे, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, यानी आ के दोनों रूप छोटा आ और बड़ा आ, ई के दोनों रूप छोटी ई और बड़ी ई, उ के दोनों रूप छोटा उ और बड़ा उ, इन्हीं की बात होती है। यानी अगर हमारे पहले शब्द के आखिरी स्वर के रूप में छोटा आ जाए, छोटा आ जाए, क्या आ जाए भैया, छोटा आ, ठीक।
और दूसरे शब्द के आखिरी स्वर के रूप में छोटा आ जाए तब भी, दूसरे शब्द के पहले स्वर के रूप में छोटा आ जाए तब ये बड़े में परिवर्तित हो जाएगा। अगर छोटा आ के बाद बड़ा आ गया तब भी बड़े में, है ना। इसी तरीके से आप जानते हैं कि सजातीय स्वरों में दीर्घ स्वर बन जाते हैं। यही आपकी पहली दीर्घ स्वर संधि है और एकदम आसान है। इसके उदाहरण जरा देखिएगा, इसके उदाहरण की जरा बात कर लेते हैं, ठीक है। उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल जरा देखिएगा, अगर हम कहें राम धन आयन, ठीक, आयन या आयन कर लीजिए, इसको हटाइए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल की बात करते हैं विद्याधन आलय। विद्याधन आलय ये क्या है भैया? देखिए पहले शब्द का आखिरी स्वर क्या है? बड़ा आ है, और दूसरे शब्द का आखिरी शब्द भी क्या है? बड़ा आ। यानी आखिरी स्वर, पहले शब्द का आखिरी स्वर बड़ा आ, दूसरे शब्द का पहला स्वर बड़ा आ, और दोनों स्वरों के आखिरी स्वर क्या हो गए? आखिरी स्वर क्या हो गए? यही क्या हो जाएंगे आपके स्वर संधि, ठीक है। ठीक, समझ में आई बात? तो ये जो दोनों हैं ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे? बड़ा आ में परिवर्तित हो जाएंगे। ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे? बड़ा आ में। तो जरा देखिए संधि कैसे होगी। विद्यालय में विद्य लिख दिए, आखिरी वर्ण लिखे, और आखिरी वर्ण के बाद हमने बड़ा आ की मात्रा लगा दी और या ला या, ठीक।